हेलो गाइस, प्लीज चैनल पर नए हैं टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर। अदिति की बात सुनकर विनायक सर का खून खौल रहा था। उनकी शक्ल देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए बैठे हैं। फिर विनायक सर अपना चेहरा अदिति के सामने लाते हुए धमकी देकर बोले, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके पापा को कॉल कर यहाँ बुलाऊं? मिस भाटिया। विनायक सर की खा जाने वाली नजरों को देखकर अब अदिति का कॉन्फिडेंस भी डोलने लगा था। मगर पापा को बुलाने की बात सुनकर अदिति थोड़ी घबरा गई, क्योंकि अगर रणविजय जी को अदिति की हरकत के बारे में जरा भी भनक लगी तो वो उसकी कहीं पॉकेट मनी ही ना काट दें। मगर फिर अदिति अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए अपने चेहरे पर सैद वाले एक्सप्रेशन लाकर नौटंकी करते हुए सफेद झूठ बोली, मेरे पापा हमेशा मिनिस्ट्री ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, इतने बिजी कि उनका फोन लगभग हर वक्त स्विच ऑफ ही रहता है। कोई कितना भी ट्राई कर ले उनसे बात कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इतना कहते कहते अदिति अपनी आंखों से निकले नकली आंसुओं को साफ करते हुए एक बार फिर बोली, इनफैक्ट खुद मुझे अपने ही पापा से बात करने के लिए उनके खड़ूस सेक्रेटरी को कॉल करनी पड़ती है, और वो तब तक मेरी बात उनसे नहीं करवाते जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। इतना कहते कहते अदिति अपनी आंखों से निकले नकली आंसुओं को साफ करते हुए एक बार फिर बोली, इनफैक्ट खुद मुझे अपने ही पापा से बात करने के लिए उनके खड़ूस सेक्रेटरी को कॉल करनी पड़ती है, और वो तब तक मेरी बात उनसे नहीं करवाते जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो। इस वक्त अदिति ने मगरमच्छ के आंसू रोते हुए बड़ी ही सफाई से विनायक सर से झूठ बोला था। अदिति पूरे 110% श्योर थी कि सर के पास उसके पापा का नंबर ही नहीं होगा। विनायक सर भी अदिति की मासूमियत और उसका करुण विलाप देखकर पिघल गए। विनायक सर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोले, ओके कोई बात नहीं मिस भाटिया, तो अब से आपकी कोचिंग मिस साक्षी कॉलेज के टॉपर और अदिति भूतपूर्व क्रश हरिवंश शुक्ला उर्फ हैरी की गर्लफ्रेंड, जिसका अदिति से 36 का आंकड़ा है, ही देंगी, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा ही नहीं पाया और मेरी ही वजह से आप तीसरी बार फेल हो गईं। अदिति विनायक सर की बात चीखते हुए बोली, क्या सर एक वही फैशनेबल छछूंदरी मिली थी आपको? उद्धरण चिन्ह। विनायक सर गुस्से से डेस्क पर हौंथ मारते हुए, नो मोर आर्ग्यूमेंट मिस भाटिया, कहकर क्लास से बाहर चले गए। इस वक्त अदिति का मन हो रहा था कि वो उनके बाल नोच ले और उनके कपड़े फाड़ डाले। अदिति की नज़र में विनायक सर में अगर कोई एकमात्र अच्छी चीज थी तो वो ये कि वो हैंडसम बड़े थे, और अदिति दावे के साथ कह सकती थी कि कॉलेज की कम से कम आधी लड़कियां तो उन पर मरती थीं, और ना जाने कितनी ही लड़कियों ने उन्हें ही इम्प्रेस करने के चक्कर में ना चाहते हुए भी मैथ ले रखा था। इस वक्त अदिति का मन हो रहा था कि वो उनके बाल नोच ले और उनके कपड़े फाड़ डाले। अदिति की नज़र में विनायक सर में अगर कोई एकमात्र अच्छी चीज थी तो वो ये कि वो हैंडसम बड़े थे, और अदिति दावे के साथ कह सकती थी कि कॉलेज की कम से कम आधी लड़कियां तो उन पर मरती थीं, और ना जाने कितनी ही लड़कियों ने उन्हें ही इम्प्रेस करने के चक्कर में ना चाहते हुए भी मैथ ले रखा था। मगर अदिति को सर में कोई इंटरेस्ट था कि नहीं, ये तो बात में ता चलेगा। लेकिन अदिति तो अपने भूतपूर्व क्रश हैरी की दीवानी थी, मगर त्रियम को देखने के बाद से पोजीशन चेंज हो चुकी थी। अदिति ने अब हैरी को पहले नंबर से दूसरे नंबर पर कर दिया था, क्योंकि अब पहले नंबर पर त्रियम ने जगह ले ली थी। रही बात मैथ्स की, तो अदिति ने मैथ्स सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली की वजह से ही ले रखा था, ताकि वो उसके साथ रह सके। पढ़ना तो अदिति को कभी पसंद था ही नहीं। उसका बस एक मोटिव था कि किसी भी तरह से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो अदिति का इन बुक्स से पीछा छूटे। अदिति जूली को खोजते खोजते लाइब्रेरी तक आ गई थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की मोटा सा चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाए बार सही कर रही थी, और उसके हाथों में मैथ्स की डरावनी और मोटी मोटी किताबें थी, और वो लड़की अपना मोटे फ्रेम का चश्मा संभालते हुए अदिति को ही देखते हुए बोली, क्या हुआ, उसने ज्यादा कुछ सुना दिया क्या? अदिति बेपरवाही से बोली, चल छोड़ ना यार, चल कैंटीन चलते हैं, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है,
देर हो गई तेरी वजह से, इसीलिए जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं कर पाए यार। अदिति बेपरवाही से बोली। चल छोड़ ना यार, चल कैंटीन चलते हैं, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। देर हो गई तेरी वजह से, इसीलिए जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं कर पाए यार। जूली मुंह फाड़े हुए बस अदिति को ही देखे जा रही थी। फिर जूली बोली, तुझे पता है इस कॉल्स को किसी और ने खरीद लिया और सुना है कि वो बहुत ही बड़ा माफिया है। अदिति माफिया शब्द सुनते ही उसकी आंखों में तुरंत ही त्रियम का चेहरा नजर आ गया। वो जल्दी से उठते हुए बोली, चल अच्छा बाद मिलती हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया। दूसरी तरफ त्रियम के मॉम डैड यानी कि दादा और प्रियाजी सुबह की ही फ्लाइट से कैलिफोर्निया चले गए थे। तो त्रियम शेखावत मेंशन ना जाकर सीधा अपने डाक हाउस चला गया था। इस वक्त त्रियम दादा की मास्टर चेयर, जो कि अब पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी, पर किसी बेताज बादशाह जैसे अपने पैर पर पैर चाकर बैठा हुआ था। उसके सामने नाग अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। तभी नाग डरते डरते त्रियम से बोला, बॉस, मिनिस्टर ने हमारे आदमी काला को छोड़ने से साफ मना कर दिया है और खबर मिली है कि वो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर भी दे रहा है। त्रियम गुस्से से, समझाया था मैंने उसे कि आग से मत उलझना, मगर उनके छोटे से भेजे में ये बात लगता है घुसी नहीं है। त्रियम गुस्से से, समझाया था मैंने उसे कि आग से मत उलझना, मगर उनके छोटे से भेजे में ये बात लगता है घुसी नहीं है। फिर त्रियम डेविल स्माइल के साथ बोला, सुना है उसकी बेटी उसको जान से भी ज्यादा प्यारी है, पता कर उसके बारे में और मौका देखते ही उसे उठा लेना, और हाँ, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए उसे। नाग सिर झुकाते हुए बोला, जी बॉस, लेकिन बॉस एक प्रॉब्लम और आई है, ब्लैक सोल का लीडर आपसे मिलना चाहता है। त्रियम मास्टर चेयर से उठते हुए बोला, उससे कहो कि त्रियम किसी से नहीं मिलता, बल्कि लोग त्रियम से मिलते हैं, और हाँ, आज शाम तक काम हो जाना चाहिए, वरना मेरे प्यारे मगरमच्छों को भूख बहुत लगती है। इतना कहकर त्रियम हार्ड एक्सप्रेशन करते हुए अपनी आंखों पर शेड्स चाकर अपनी पैंट की जेब में अपना लेफ्ट हैंड डालकर बड़े ही रौब से निकल गया। इधर नाग त्रियम की धमकी सुनकर पसीना पसीना हो गया था। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को मिनिस्टर की बेटी के बारे में पता कर उसे आज के आज ही उठाने का बोलकर फिर वो भी त्रियम के पीछे जल्दी से निकल गया। नाग को आप त्रियम का लोकल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। त्रियम के बॉडीगार्ड्स ने अदिति के बारे में जानकारी खोजनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं सकी क्योंकि अदिति कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो यहाँ मुंबई के मिनिस्टर मिस्टर रणविजय भाटिया की इकलौती बेटी थी। अदिति की जानकारी इसलिए भी सीक्रेट रखी गई थी क्योंकि रणविजय जी राजनीति में थे, जिससे उनके कई सारे दुश्मन भी थे, और वे इसी दुश्मनी के चलते अपने परिवार को खो भी चुके थे, इसलिए वे अब अदिति को खोना नहीं चाहते थे। फिर भी गार्ड्स ने मिनिस्टर भाटिया की लोकेशन निकालकर अदिति का पीछा किया ताकि वो लोग सही समय देखकर उनकी बेटी को किडनैप कर सकें। वो लोग चाय की टपरी पर चाय पीते हुए कॉलेज पर ही नजर रखे हुए थे क्योंकि अदिति के कॉलेज छूटने का टाइम हो गया था। तभी उनमें से एक गार्ड बोला, भाई, अपन लोगों ने तो छोकरिच देखी नहीं, तो पता कैसन चलेगा कि वो है चपन गोल है। पहले वाले की बात सुनकर दूसरा बोला, अबे तेरा नाम ना बैल ही रखना चाहिए था, एक लड़की की इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल पाया। पहला वाला गार्ड दूसरे गार्ड से चिढ़ते हुए, देख तू अपन को ना सिखा, अगर तेरे भेजे में भेजा था तो तू हिच ढूंढ लेता, फालतू में अपन भाई लोगन को माथा पच्ची करनी पड़ी। पहला वाला गार्ड दूसरे गार्ड से चिढ़ते हुए, देख तू अपन को ना सिखा, अगर तेरे भेजे में भेजा था तो तू हिच ढूंढ लेता, फालतू में अपन भाई लोगन को माथा पच्ची करनी पड़ी। बात बढ़ते हुए देखकर एक आदमी बोला, तुम दोनों ही बैल हो, चलो यहाँ कॉलेज जाकर ही किसी से पूछते हैं, वैसे क्या नाम था छोकरी का? पहला आदमी, आदित्य। नहीं, हाँ याद आया, अदिति। फिर दो लोग कॉलेज में जाकर सभी जगह अपनी नजरों से स्कैन करते हैं और बाकी के लोग उन दोनों का बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को तभी 3 लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है, तो वो लोग जाकर अदिति के बारे में पूछते हैं।
तो ग्रुप में से एक लड़के ने अदिति की ओर उंगली से इशारा किया, जो कि शायद फोन पर किसी से बात करते करते कॉलेज के पिछले हिस्से जा रही थी। वो दोनों भी अदिति के पीछे पीछे चलने लगे, मगर वो लोग अभी भी अदिति के चेहरे को पीछे से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही से देख नहीं पा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ इशारा किया, तो वो तुरंत जाकर अदिति के पीछे चलने लगा और उसने मौका देखते ही अदिति को क्लोरोफॉर्म को सुंघा दिया, जिससे अदिति लगभग 10 मिनट बाद बेहोश हो गई। फिर दूसरा आदमी आगे आया और उसने तुरंत ही अदिति की आंखों और मुंह पर काली पट्टी बांध दी ताकि अदिति चिल्ला ना सके, और दूसरे वाले आदमी ने अदिति के हाथों में रस्सी बांध दी ताकि होश में आने पर अदिति वहां से भागने की कोशिश ना कर पाए। फिर दूसरा आदमी आगे आया और उसने तुरंत ही अदिति की आंखों और मुंह पर काली पट्टी बांध दी ताकि अदिति चिल्ला ना सके, और दूसरे वाले आदमी ने अदिति के हाथों में रस्सी बांध दी ताकि होश में आने पर अदिति वहां से भागने की कोशिश ना कर पाए। इधर त्रियम मिनिस्टर के ऑफिस में आराम से अपने पैर पर पैर, चाय और आंखों पर शेड्स लगाए बड़े ही घमंड के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने गुस्से से तमतमाता हुआ मिस्टर भाटिया का चेहरा था और वे अपनी आंखों को छोटी करके त्रियम और उसके आदमियों को ही घूरे जा रहे थे। फिर त्रियम बड़े ही शांत लहजे में बोला, लगता है आपको आपकी कुर्सी से प्यार नहीं रहा। मिनिस्टर भाटिया, कुर्सी उसको प्यारी होती है जिसको इसका लालच होता है, और मैं लालची नहीं हूँ। जनता ने मुझे खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। त्रियम बनावटी हंसी हंसने लगा, मगर उसकी हंसी भी चेतावनी भरी थी, जिससे मिनिस्टर के पीछे खड़े सेक्रेटरी के पसीने छूटने लगे। मगर मिनिस्टर साहब आराम से ढीठ बने हुए कुर्सी पर बैठे बैठे त्रियम को ही अपनी कटाक्ष नजरों से घूरते रहे। फिर त्रियम हंसते हुए मगर गुस्से से बोला, जनता जनता जनता, एक दिन यही जनता आपको आप ही की कुर्सी से बेइज्जत करके निकाल देगी। तब क्या फिर भी आप जनता जनता का आलाप जपेंगे? उद्धरण चिन्ह। मिनिस्टर भाटिया ने त्रियम की इस बात का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा, इसलिए वे खामोश ही रहे। मगर मिनिस्टर की खामोशी त्रियम को चुभ सी गई और मिनिस्टर के चुप रहने से त्रियम का ईगो हट हो गया। फिर वह गुस्से से अपनी सीट से उठते हुए बोला, ठीक है, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इतना कहकर त्रियम अपना कोट सही कर वहां से लंबे लंबे कदम भरते हुए वहां से निकल गया। मिनिस्टर भाटिया ने त्रियम की इस बात का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा, इसलिए वे खामोश ही रहे। मगर मिनिस्टर की खामोशी त्रियम को चुभ सी गई और मिनिस्टर के चुप रहने से त्रियम का ईगो हट हो गया। फिर वह गुस्से से अपनी सीट से उठते हुए बोला, ठीक है, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इतना कहकर त्रियम अपना कोट सही कर वहां से लंबे लंबे कदम भरते हुए वहां से निकल गया। इधर त्रियम की रहस्यमयी धमकी सुनकर अब उनको भी त्रियम से हल्का हल्का डर सताने लगा, क्योंकि वे जानते थे कि त्रियम अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने धमकी दी है तो इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा करने वाला है त्रियम। वे अपनी चेयर से उठते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। वैसे तो उन्हें अदिति की फिक्र हो रही थी कि अगर त्रियम ने अदिति को गुस्सा भी दिला दिया ना, तो अदिति फिर त्रियम से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अदिति को गुस्सा बहुत कम आता था, क्योंकि वो हर वक्त चहकते हुए यहाँ से वहाँ फुदकती रहती है, और अगर कभी अदिति को गुस्सा आ गया तो अदिति का गुस्सा नॉर्मल इंसान के गुस्से से भी ज्यादा भयानक होता था। इसलिए रणविजय जी पूरी कोशिश करते थे कि अदिति को गुस्सा ना आए। मगर फिर भी रणविजय जी के दिल में एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि वो जानते थे कि अदिति मुनहफिट है और उसने अपने इसी बड़बोलेपन में त्रियम को कुछ कह दिया जो उसके ईगो को हट कर गया तो कहीं त्रियम उसकी जान ना ले ले। बस इसी बात की वजह से वो अदिति को त्रियम से बचाना चाह रहे थे। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को गार्ड्स ने कुर्सी पर बांधा हुआ था। वो लड़की अभी भी आधी बेहोशी में ही थी। वो बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिशें करते हुए सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। इस वक्त उसका सिर भारी होने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे।
उस अंधेरे कमरे में उस लड़की के सिवा और कोई नहीं था। उस लड़की को कोई हलचल ना करते देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी इस सिचुएशन को आधी बेहोशी की हालत में भी एंजॉय कर रही हो। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को गार्ड्स ने कुर्सी पर बांधा हुआ था। वो लड़की अभी भी आधी बेहोशी में ही थी। वो बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिशें करते हुए सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। इस वक्त उसका सिर भारी होने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उस अंधेरे कमरे में उस लड़की के सिवा और कोई नहीं था। उस लड़की को कोई हलचल ना करते देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी इस सिचुएशन को आधी बेहोशी की हालत में भी एंजॉय कर रही हो। इधर रणविजय जी लगभग 5 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर को काफी साफ सुथरा पाया, जिसे देखकर वे समझ गए कि उनकी बेटी घर पर नहीं है, क्योंकि आज घर में बड़ी ही शांति थी और तो और घर साफ सुथरा भी था, जो कि अदिति के होते हुए लगभग नामुमकिन था। मिस्टर भाटिया ने सोचा कि शायद अदिति अभी अपनी डांस क्लासेज गई होगी। ये सोचकर वे भी अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद जब वे फ्रेश होकर आए तो वे सीधा अदिति के रूम की तरफ बढ़ गए, क्योंकि काफी वक्त हो गया था तो वे समझ गए कि अदिति आकर अपने कमरे में ही सो गई होगी। इसलिए वे अदिति के रूम की तरफ बढ़ गए। मगर जैसे जैसे वे अदिति के रूम की तरफ बढ़ रहे थे उनका दिल भी बैठा जा रहा था। नॉर्मली अदिति के कमरे में हमेशा ही लाउड म्यूजिक बजता रहता था, जो कि घर में एंटर करते ही सुनाई देने लगता था। लेकिन आज अदिति के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उनका मन भी घबराने लगा। कमरे में पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि हर चीज करीने से रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि अदिति रूम में आई ही नहीं। मगर मिस्टर भाटिया का दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने खुद को ही तसल्ली देते हुए सोचा, शायद अदिति ज्यादा थक गई होगी तो हो सकता है कि बाथरूम में हो। कमरे में पहुंचकर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि हर चीज करीने से रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि अदिति रूम में आई ही नहीं। मगर मिस्टर भाटिया का दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने खुद को ही तसल्ली देते हुए सोचा, शायद अदिति ज्यादा थक गई होगी तो हो सकता है कि बाथरूम में हो। इतना सोचकर फिर वे बाथरूम की तरफ भी बढ़ गए। दरवाजा खुला होने की वजह से उनके कदम ठिठक गए। अब रणविजय जी को अदिति के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका का डर सताने लगा था। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए सरला ताई को आवाज देते हुए बोले, सरला, अदिति अभी तक घर नहीं आई, अब तक तो आ जानी चाहिए और मेरी बेटी तो घर हमेशा टाइम पर ही पहुंच जाती है, तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। रणविजय जी की बात सुनकर ताई बोली, मालिक आप परेशान मत होइए, हो सकता है बेबी जी कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी, आप तो मुंबई का ट्रैफिक तो जानते ही हैं। फिर भी आप अपने दिल की तसल्ली करने के लिए अदिति बेबी को फोन कर लीजिए। ताई की बात सुनकर रणविजय जी ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर अदिति का नंबर डायल करने लगे। मगर बार बार फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था, जिससे मिस्टर भाटिया अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही परेशान से बैठकर बार बार दरवाजे की तरफ ही देखने लगे। ताई भी रणविजय जी की बेचैनी समझते हुए किचन से पानी लेने चली गईं। डियर रीडर्स, प्लीज स्टोरी अच्छी लगी टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।